जैसे हम सीजन 2 के एपिसोड 5 की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड टॉम बॉम्बाडिल जैसा कैरेक्टर था, जो मुझे बुक्स में काफी पसंद है। तो इस हफ्ते क्या शो उस लो पॉइंट से उभर पाएगा या फिर हमें वही देखने को मिलेगा? इस एपिसोड पर अपने थॉट्स में लास्ट में शेयर करूंगा, लेकिन चलिए स्टोरी, रेफरेंसेस और थियरीज के साथ शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शानदार माउंटेन रेंज शॉट से, जिसमें हमें खजा दम थीम का एक म्यूटेड वर्जन सुनाई देता है, जो थोड़ा सॉरोफुल फील देता है क्योंकि हम ड्वार्वन रेल्म में वापस आते हैं। ये ट्रांजिशन होती है उस ड्वार्वन रिंग ऑफ पावर की तरफ, जिसे हमने डूरिन थ्वैको सीजन 2 के कई प्रोमो इमेजेस में होल्ड करते हुए देखा है। 2 एपिसोड्स पहले हमने सेलेब्रिम्बोर और एनाटर को ड्वार्वन रिंग्स बनाते हुए देखा था, जिसमें किंग डूरिन ने मिथरिल प्रोवाइड किया था। तो हम थोड़ा आगे स्किप कर चुके हैं, जहां ड्वार्व्स के पास अब ये रिंग्स वापस घर में हैं। डूरिन अपने फ्लैशी नेचर के हिसाब से सबसे चमकीली रिंग को चुनता है, और जब हम बाकी की 6 रिंग्स देखते हैं तो हमें उन रिंग्स से विस्पर्स सुनाई देते हैं। सिनेमैटिकली मुझे लगता है कि यह फीचर 1 रिंग के लिए यूनिक रहनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि सौरॉन ने बाकी रिंग्स के निर्माण में हिस्सा लिया था, तो इसे सौरॉन के इविल इन्फ्लुएंस का रिप्रेजेंटेशन दिखाने में कुछ वैलिडिटी नजर आती है। ये फिल्म से परिचित ऑडियंस के लिए एक अच्छा शॉर्ट हैंड भी बन जाता है। डूरिन थुवन एक डिगिंग साइट पर आता है, जहां हम देखते हैं कि नार्वी और डूरिन 4th नए शाफ्ट्स को खोदने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले के लाइट सोर्सेज माउंट डूम के आफ्टर शॉक्स की वजह से कोलैप्स हो चुके थे। हम पहले से ही डूरिन को थोड़ा स्पेस्ड आउट देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, जैसे हमें सीजन 1 में सेलेब्रिम्बोर के साथ एक ब्रीफ मोमेंट में दिखा था, जो खुद थोड़ा रेमिनिसेंट था बिल्बो का रिंग को अपनी पॉकेट में भूल जाने का मोमेंट। रिंग डूरिन को एक स्पेसिफिक रॉक पॉइंट की ओर ले जाती है, जहां उसे डिगिंग करनी होती है। उसका बेटा कहता है, डैड ये तो लोड बेयरिंग रॉक है, और डूरिन जवाब देता है, स्टॉप ड्वार्फ्स प्लेनिंग और मुझे एक्स दो, और खुद खुदाई शुरू कर देता है। नर्वी वर्कर्स को डिसमिस कर देता है, क्योंकि अगर किंग ने डिगिंग जारी रखी तो वो सभी को नीचे दफना सकता है। हम देखते हैं कि डूरिन काफी टाइम तक खुदाई करता है, और फिर रॉक टूटती है और एक शाफ्ट खुलता है, जिससे सनलाइट दिखती है। इसके बाद हम डूरिन को ड्वार्व्स को बताता हुआ देखते हैं कि कहां-कहां डिगिंग करनी है, और खजादुम में एक बार फिर सनलाइट वापस आ जाती है। डूरिन हॉल्स में मौजूद ड्वार्व्स से बात करता है, जब हम देखते हैं कि सूरज वापस आ रहा है। हमें वो शॉट भी मिला जब सूरज उस ट्री पर लौटता है, जिसे एलरॉन्ड ने डूरिन को दिया था। ये सीजन 1 के मोमेंट्स में से एक था। हमें इस एपिसोड में इससे जुड़े कुछ और मोमेंट्स भी मिले। सब लोग सनलाइट की वापसी से काफी एक्साइटेड नजर आते हैं, सिवाय डीजा और उसकी बैकअप सिंगर के। लगता है उनका माउंटेन को गाने का तरीका अब पुराना हो चुका है। सॉरी लेडीज, और डूरिन की रिंग में बिल्ट इन GPS है। फिर हम सेलेब्रिम्बोर को एरिजियन में देखते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ एल्व्स और ड्वार्व्स से उनके सहयोग पर बात कर रहा है। वो उनकी अनलाइकली फ्रेंडशिप की बात कर रहा था, लेकिन ग्रुप्स अब भी एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स में खड़े हैं। बुक्स से एक बदलाव पर क्विक नोट, सेलेब्रिम्बोर कहता है कि ये दोस्ती इम्पॉसिबल मानी जाती थी। हालांकि ड्वार्व्स और एल्व्स के बीच जो एनिमोसिटी है, वो फर्स्ट स्टेज की इवेंट्स पर आधारित है, विशेष रूप से नोग्रोड के ड्वार्व्स और डोरियाथ के सिंदरिन एल्व्स के बीच। यहाँ जो हमें दिखाया गया है वो खजदुम के ड्वार्व्स हैं, और एक अलग क्लैन से हैं, और नोल्डोरिन एल्व्स हैं एरिजियन के। ये भी एक अलग क्लैन है, और उन्होंने हमेशा ड्वार्व्स के साथ बेहतर संबंध रखे हैं। तो भले ही शो ड्वार्व्स और एल्व्स की कभी न बन पाने वाली स्टीरियोटाइप पर खेल रहा हो, ये इन स्पेसिफिक ग्रुप्स पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट हमें डोर्स ऑफ डूरिन का रिवील मिलता है, मोरिया का फेमस वेस्ट गेट, जिसे सेलेब्रिम्बोर और नार्वी ने मिलकर बनाया था। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा टोल्कीन ने बुक्स में आइकॉनिक इलस्ट्रेशन में दिखाया था, और इसमें कुछ रियली ग्रेट सिंबोलिज्म है। हमें एक क्राउन दिखाई देती है जिसमें 7 स्टार्स होते हैं। ये डूरिन्स क्राउन है, और वो 7 तारे जो डूरिन आई ने मिरर में अपने सिर के ऊपर देखे थे, जिससे उसे खजादुम की लोकेशन खोजने का सिग्नल मिला था। इसके नीचे हमें हैमर और एनविल दिखते हैं, जो खुद डूरिन का एम्बलम है। इसके बाद हमें 2 पेड़ दिखाई देते हैं, जो पिलर्स के चारों ओर लिपटे होते हैं। हमें पूरी सर्टेनिटी से नहीं पता, लेकिन ये शायद या तो वेलिनर के 2 पेड़ों का रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, या फिर वो ट्री जो यवाना ने एल्व्स के लिए टीरियन में बनाया था, जो एल्वन सिटी है वेलिनर में, जिसे हमने शायद सीजन 1 के बेस्ट शॉट्स में से एक में ग्लिम्स किया था, जब फिनरॉड ने प्रीमियर एपिसोड में हिल क्रेस्ट किया था। इसके बाद हमें एक स्टार एम्बलम दिखाई देता है।
ये हाउस ऑफ पैनर का साइन है जो सेलेब्रिम्बोर के दादा का घर है। अब अगर हम ऊपर के कॉर्नर्स को देखें तो हमें टॉप लेफ्ट में टेंगवार काल्मा या सी दिखता है जो सेलेब्रिम्बोर के लिए है, और टॉप राइट में टेंगवार ओरे या एन जो नरवी को रिप्रेजेंट करता है। नार्वी कहता है कि ये केवल मूनलाइट में ही विजिबल होते हैं, फिर भी हम बिना मूनलाइट के ही सारे इंस्क्रिप्शंस को देख पा रहे हैं। इसे ठीक करना बहुत आसान था। ऊपर से मूनलाइट की एक शाफ्ट दिखाकर जो पहले के सीजन में दिखाए गए सेलेब्रिम्बोर के इथिल्दीन पर काम करते हुए मोमेंट से भी जुड़ जाता। वो सब्सटेंस जो मिथ्रिल से बनता है और स्टारलाइट और मूनलाइट में ग्लो करता है। नार्वी फिर कहता है कि यह डोर्स एक पासवर्ड से गार्डेड है जो केवल दोस्तों को पता होता है। एक नॉड है उस फैक्ट को कि एल्विश वर्ड मेलन जिसका मतलब होता है फ्रेंड, यही पासवर्ड है सेकंड एज में, इसलिए तो पासवर्ड खुद डोर पर लिखा हुआ है। यह डोर उस समय का है जब खाजादुम के ड्वार्फ्स और एरिजियन के एल्व्स के बीच ग्रेट फ्रेंडशिप और खुला व्यापार था। फेलोशिप ऑफ द रिंग में गंडल्फ कहता है कि ये वो अच्छे दिन थे जब इतने सिंपल पासवर्ड को डिस्कवर करना आसान था। इसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंट मिलता है जहां सेलेब्रिम्बोर नार्वी की तारीफ करता है लेकिन थोड़ा मजाक भी उड़ाता है। फिर हम एनेटार को अपस्टेयर्स बैल्कनी की तरफ जाते हुए देखते हैं और वह और सेलेब्रिम्बोर उसकी स्पीच की लेंथ के बारे में बात करते हैं, इससे पहले कि हम सॉरेन को सेलेब्रिम्बोर पर अपनी मैनिपुलेशन को और आगे बढ़ाते हुए देखें। अन्नाटार कहता है कि वो एंजॉय नहीं कर सकता, जबकि मोर्डोर से सबसे ज्यादा सफरिंग कर रहे हैं, जिससे सेलेब्रिम्बोर रिंग्स फॉर मैन की टॉपिक छेड़ता है। वे इस बात पर चर्चा करते हैं और सेलेब्रिम्बोर एनेटार को इस बात के लिए कॉल आउट करता है कि वो दूसरों को वो कंक्लूजन्स निकालने में लीड करता है जो वो खुद चाहता है। वे नुमिनोर का जिक्र करते हैं और अनाटा नुमिनोर के बारे में कहता है कि यह एक रिमार्केबल जगह है, लेकिन ग्लोरी और रूइन के बीच बैलेंस पर है। वो कहता है, मुझे नुमिनोर का डर है बाकी मिडल अर्थ की किसी भी जगह से ज्यादा, और इसमें बात में कुछ सच्चाई भी होती है। आगे सॉरेन को एहसास होगा कि वो नुमिनोरियंस को ताकत के बल पर हरा नहीं सकता क्योंकि वे बहुत बड़े और पावरफुल थे। हालांकि पहले के सालों में उसने पाया कि मैन को स्वे करना आसान था, लेकिन उसने एल्व्स को चुना क्योंकि वे ज्यादा पावरफुल बीइंग्स थे। अनतार कहता है कि उन्हें महान लोगों को ढूंढना चाहिए जो रिंग बेरर्स बन सके, और वह कुछ की नेम्स का जिक्र करता है, एरंडेल, टूअर और बैरन सन ऑफ बाराहिर। शो में हमने पहले ही कई बार एरंडेल का जिक्र देखा है। वो एलरॉन्ड का पिता था और खुद हाफ एल्फ हाफ मैन था। टूअर ने एल्वन रेल्म गोंदोलिन में एक अहम रोल निभाया था, जहां उसने किंग की बेटी इद्रिल से शादी की। और आखिर में हमारे पास बेरन है, जो तीनों में सबसे आइकॉनिक है, टोल्किन की महान लव स्टोरी बेरन और लूथियन का हिस्सा। कई मायनों में एरागॉन की स्टोरी बेरन की मिरर है। अनेटार कहता है कि उन्हें 9 रिंग्स बनानी चाहिए क्योंकि 3 गुना होने के लिए 3rd फोर्जिंग का टाइम है। सेलेब्रिम्बोर एक्चुअली मना कर देता है, कहता है कि रिंग्स ऑफ पावर कंप्लीट हो चुके हैं, जो मुझे थोड़ा सरप्राइज करता है। फिर अनेटार कहता है कि वो खुद 9 रिंग्स बनाएगा। इसके बाद हम न्यूमिनर जाते हैं, जहां फराजोन एरेसिया के व्हाइट टावर के बारे में बात करता है, जो केवल सबसे तेज नजर वाले लोगों को मिनेल्टरमा की पीक से दिखता है। अब हम उस व्हाइट टावर की बात करते हैं जो टोल एरेसिया में वलीनोर पर स्थित है। ये टावर अवालोने का है, वो सिटी और सी पोर्ट जो आइलैंड के ईस्टर्न साइड पर है। मिनेल्टरमा की पीक के अलावा हमें द सिल्मरिलियन में ये भी पता चलता है कि इसे फार साइटेड लोग एक ऊंचे जहाज से देख सकते थे, जो जितना पश्चिम की ओर जाना लॉफुल था उतनी दूर तक जाता था। क्योंकि वलार ने नुमिनोरियंस को इतनी पश्चिम की ओर नाव यात्रा करने से मना कर दिया था कि वे अपना आइलैंड न देख सके, तो हम फारजोन को देखते हैं, जिसके पास अब सेप्टर है, यानी अब वह नुमिनोर का किंग है। और मुझे सच में ये फारजोन पसंद आ रहा है, जिसने पावर सीज कर ली है और अब और भी बड़ी चीजें पाने की चाहत रखता है। उसका बेटा केमेन, जिसे अब तक मैं बस अननोइंग ही मानता था, कहता है कि चलो वो नुमिनोर बनाते हैं जिसे तुमने हमेशा एनविजन किया है। और फारजोन अचानक एक अजीब मोड़ लेते हुए कहता है कि जब केमेन की माँ उसे ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी, उसने प्रोफेसी की थी कि केमेन का अंत बुरा होगा, जो कि काफी डार्क है। शायद ये फॉर्मूला पे स्विच करने का साइन था, लेकिन फारजोन उसे और कुछ नहीं बताता। कहता है कि केमेन को पहले अपकमिंग टास्क में इम्प्रेस करना होगा, तब वो कुछ और बताएगा। फिर हम मिरियल के टावर में जाते हैं, जहां वो लोग फारजोन के नाम के चांट सुन सकते हैं।
और मुझे पर्सनली लगता है कि वो लोग जिन्हें हमने 2 एपिसोड्स पहले देखा था, वो तब से अब तक लगातार यही चांट कर रहे हैं। एलेंडिल चाहता है कि मिरियल सी गार्ड को कमांड करे और फाराजोन के खिलाफ लड़े, लेकिन मिरियल इसके लिए तैयार नहीं है। वो पूछती है कि एलेंडिल ने पलंटीर को छूते वक्त क्या देखा था, और हमें एक ब्रीफ विजन दिखता है जिसमें एलेंडिल आर्मिनेलोस से दूर जाता हुआ दिखता है। हम एरेंडिल की स्टैचू और मेन रॉयल बिल्डिंग देख सकते हैं। एलेंडिल को वलांडिल मिलता है और पता चलता है कि जो भी मिरियल का लॉयल है उसे उसकी रैंक से हटा दिया गया है। जब वो अथॉरिटी पूछता है तो उसकी बेटी एरियन कहती है मेरे अथॉरिटी पर, और अब हमें पता चलता है कि वो पूरी तरह से फाराजोन की साइड में आ गई है। बस केमन की शक्ल देखो। एलेंडिल और एरियन के बीच एक तकरार होती है जिसमें एलेंडिल बताता है कि बल्जागार चाहता था कि उन्हें ट्रीजन का चार्ज दिया जाए, लेकिन क्वीन को ओवरथ्रो करने से उसकी बेटी को प्रमोशन मिल गई। मुझे अच्छा लगा कि एलेंडिल यहाँ पलंटीर के लिए स्टैंड लेता है, कहता है कि वो उस चीज का मजाक उड़ा रही है जो पवित्र है। अब हम वापस आते हैं पलंटारी पर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, पलंटारी कोई इविल आर्टिफैक्ट्स नहीं है, भले ही इन्हें अक्सर ऐसा पोर्ट्रे किया गया हो। ये फ्यूचर नहीं दिखाते, ये फीचर शो के लिए है। असल में पलंटारी प्राइमरीली कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, हालांकि कुछ हिंट्स हैं कि ये पास्ट की झलक भी दिखा सकते हैं। एरियन कहती है फाराजोन तुम्हारा राजा है, और ये पहली बार है जब हमें ये पूरा टाइटल सुनने को मिलता है। किताबों में रूलर के नाम के साथ जुड़ा हुआ प्रीफिक्स बहुत सिग्निफिकेंट होता है। ये 18th किंग असल में आर्बेल्जागर था, जिसका नाम शो में हम लॉर्ड कैरेक्टर के लिए यूज होते देखते हैं। और इसी तरह यहाँ हमें फाराजोन मिलता है, जिसमें प्रीफिक्स उच्च पदों के लिए होता है। जब एलेंडिल अपनी तलवार छोड़ता है और जाने के लिए तैयार होता है, तो हमें एक अच्छा मोमेंट मिलता है जब वलंडिल अनाउंसेस करता है कैप्टन लीविंग डेक, और जर्क फेस केमन को काफी चिढ़ाते हुए सारे सोल्जर्स एलेंडिल का सम्मान करते हैं जब वह जाता है। एरियन कहती है कि वो वलंडिल की मदद कर सकती है किंग के साथ उसकी अच्छी बात करके, लेकिन जब वह उसके आर्म को टच करती है तो केमन गुस्सा हो जाता है। वलंडिल की तारीफ करनी पड़ेगी, वो साफ कहता है कि नहीं, तुमने क्लियर कर दिया है कि तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन हैं। एरियन के फेस पर एक तमाचा जैसा। अगला सीन हमें फाराजोन का दिखाता है जो पलंटायर के कवर को हटाता है। ये साफ है कि वह इसे यूज करने के लिए रेडी है, लेकिन इसे फ्यूचर एपिसोड्स के लिए सेव कर दिया गया है, क्योंकि इस बार हमें उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता है। अब हमें सेलेब्रिम्बोर के लेटर का वॉइस ओवर सुनने को मिलता है जो गिल-गैलेड तक लिंडन में पहुंचता है। वह फोर्ज को बंद करने का दावा करता है, और ऑनेस्टली मैं पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वे डुरिन के डोर्स को एक टेबल की तरह यूज कर रहे हैं। गिल-गैलेड लिंडन में है और उसका एक एडवाइजर जोर दे रहा है कि उन्हें मॉर्डोर के लिए तुरंत निकल जाना चाहिए। सेलेब्रिम्बोर के मैसेज पर ट्रस्ट करने की बात हो रही है, लेकिन गिल-गैलेड ने डिस्ट्रक्शन का फोरसाइट देखा है। हमें कुछ मछलियां बेरली पानी में दिखती हैं। शायद ये आरएफ ओदर के ड्राई होने का रिजल्ट है, जैसा कि हमने ट्रेलर्स में देखा था, जहां एल्व्स और ऑर्क्स एरिजियन के आसपास सूखी R4 हर्बर्ड में लड़ाई कर रहे थे। इसके बाद हम एक ऑर्क को आग में जलता हुआ देखते हैं, और साथ ही सॉरन के आर्मर्ड फॉर्म का सिलुएट भी। फिर हम एक ऑर्क को खून पीते हुए देखते हैं। एडवाइजर फिर से जोर देकर कहता है कि उन्हें फ्लीट भेजनी ही होगी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमें एक क्विक शॉट मिलता है जिसमें एलरॉन्ड भागता हुआ दिखता है और अपना क्लोक छोड़ देता है, और फिर हम खज़ात-दुम में वापस आते हैं, जहां डूरिन और डीसा एल्वेंट्री की देखभाल करते हुए बातें कर रहे हैं। डीसा कहती है कि उसका रेजोनेटिंग स्किल्स ओले की गिफ्ट है। शो में ओले का नाम काफी बार लिया गया है, लेकिन वो वही वाला है जिसने ड्वार्फ्स को बनाया था और उनके लोगों के लिए नेचुरली सिग्निफिकेंट फिगर है। डूरिन और डीसा रिंग की पावर के बारे में बात करते हैं, और हम इसके बारे में फ्यूचर में और डिटेल में बात करेंगे। मार्केट में हमें पता चलता है कि किंग बेसिकली 50% टैक्स रेट चार्ज कर रहा है, जो काफी एक्सट्रीम लगता है। डीसा अपने खरीदे हुए ओआरबी के बारे में सोच रही होती है जब वो उसके हाथ से छूटकर बहुत दूर तक लुढ़कता है। ये उसे एक अंडरग्राउंड लेक तक ले जाता है, जहां हमें किसी डार्क टेरर का मेजर हिंट मिलता है जो नीचे रहता है। यह संभवतः वॉचर इन द वाटर की तरफ इशारा कर रहा है, वह क्रैकन लाइक क्रीचर जिसने हजारों साल बाद फेलोशिप पर हमला किया था। माना जाता है कि ये क्रीचर माउंटेन के नीचे से डीप वाटर से निकलकर बाहर आ गया था और मोरिया के बाहर फ्लडेड एरिया में पहुंच गया था। अगले सीन में हम किंग डुरिन को ड्वार्वन रियल्म्स के एमिसेरीज से बात करते हुए देखते हैं।
जो ऑनेस्टली मुझे देखकर अच्छा लगा। सिर्फ खज़द-दुम के साथ ड्वार्फ्स को रिंग्स दिए जाएंगे, जिससे ये जगह काफी छोटी लगती। इंटरेस्टिंगली यहाँ सिर्फ 5 ड्वार्फ्स डूरिन के साथ बैठे होते हैं, बाकी के कहाँ हैं? इस पॉइंट पर सेकंड एज में खज़द-दुम में एक्चुअली 3 ड्वार्फ क्लैंस रहते हैं, न कि सिर्फ एक। फर्स्ट एज के अंत में बेलेरियन के डिस्ट्रक्शन के बाद फायर बियर्ड्स और ब्रॉड बीम्स ब्लू माउंटेन से खज़द-दुम में रहने के लिए आ जाते हैं और डूरिन्स फोक के साथ मिल जाते हैं। इससे 4 ड्वार्फ क्लैंस रह जाते हैं, जो सभी रून से ओरिजिनेट हुए थे। ये क्लैंस थे आयरन फिस्ट्स, स्टिफ बियर्ड्स, ब्लैक लॉक्स और स्टोनफुट्स। डूरिन एक एमिसेरी को रिंग उठाने से रोकता है, ये कहते हुए कि ये उनके रियल्म्स के लॉर्ड्स के लिए है और इसका एक प्राइस है, जो बाद में रिवील होता है कि ये उनके माइंस का आधा शेयर है। फिर हम देखते हैं कि डूरिन नर्वी से बात कर रहा है ड्वार्फ्स को और गहरा खोदने के बारे में, और किंग गुस्सा हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी रिंग पहनी नहीं है। शो में इन रिंग्स को कैसे डिपिक्ट किया जा रहा है? डूरिन का ये बिहेवियर बहुत बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे कि बिल्बो का जब वह अपनी रिंग फिल्म्स में मिसप्लेस कर देता है, और ऐसा लगता है कि ये सातों रिंग्स को 1 रिंग की कार्बन कॉपी बना रहे हैं। किताबों में ये एक सिग्निफिकेंट बात थी कि ड्वार्फ सौरॉन की करप्शन से बच जाते हैं। जो उसने रिंग्स के साथ प्लान किया था, ऐसा लगता है जैसे करप्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा ले लिया गया है, बल्कि ज्यादा एक्यूरेट होता अगर हम देखते कि किंग डूरिन पहले से थोड़ी ग्रीडीनेस दिखा रहा होता और रिंग उसकी ग्रीड को एम्पलीफाई करती। इसके बजाय हमने देखा कि किंग ने मिथरिल की रिच अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दिया और अब वो पूरी तरह से उलट गया है। डूरिन खुद भी बाद में सेलेब्रिम्बोर से कहता है कि ग्रीड कभी भी किंग का रास्ता नहीं रहा है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिंग्स जनरेशंस तक पास होंगी? जैसा कि हॉबिट फिल्म्स में दिखाया गया था, थोड़े ट्वीक्ड टाइमलाइन के साथ। ये वही रिंग डूरिन थर्ड की है जो थॉरिन के फादर थ्रेन तक पास होती है। अगर ड्वार्वन रिंग्स को साफ तौर पर एक इविल थिंग दिखाया जाएगा जो मैडनेस लाती है, तो इन्हें जनरेशंस तक पास होते देखना थोड़ा मुश्किल होगा। डूरिन फोर्थ वहां आता है, वार्निंग देता है डिसा द्वारा खोजे गए खतरे के बारे में, लेकिन किंग कहता है कि कोई खतरा नहीं है और यहाँ हम उसे पावर के नशे में डूबते देख सकते हैं। फिर हम वापस एरिजन में आते हैं, जहाँ अनेटार और एल्व्स मिलकर मेन के लिए 9 रिंग्स पर काम कर रहे हैं। मिर्दानिया जो सौरॉन पर क्रश रखती है, रिंग पहनते ही इनविजिबल हो जाती है, जिसे अनेटार न्यू डिजाइन ट्राई करने का रिजल्ट बताता है। मिर्दानिया कहती है कि वो खुद को एक ऐसी जगह देख रही थी जो फौज की तरह थी, लेकिन धुंध में घिरी हुई। वो एक बीइंग को देखती है जिसकी स्किन फ्लेम जैसी है और आंखें बिना किसी दुख के दिखती हैं। अब ये साफ है कि वो वही डिस्क्राइब कर रही है जो हमें फिल्म्स में फ्रोडो के साथ हुआ था। यहाँ एक डिस्टिंक्शन ये है कि बीइंग्स असल में इनविजिबल नहीं हो रहे हैं, बल्कि अनसीन वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जो एक स्पिरिचुअल रेल्म है जो फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ एग्जिस्ट करता है। जो वो नो डाउट देख रही है वो अनेटार का अनसीन फॉर्म है, क्योंकि मियर दोनों वर्ल्ड्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम जानते हैं कि किताबों में वे एल्व्स जिन्होंने पहले वॉलिनर में जीवन बिताया था, वो भी दोनों वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें गैलेड्रियल और यहाँ सेलेब्रिम्बोर भी शामिल हैं। तो थियोरेटिकली सेलेब्रिम्बोर मिर्देनिया को देख सकता था, भले ही वो इनविजिबल हो गई थी। जब सेलेब्रिम्बोर पूछता है कि उन्होंने क्या अलग किया, तो वो कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा मिथरिल ऐड किया है, क्योंकि मेन करप्शन के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। डूरिन फोर्थ सेलेब्रिम्बोर से रिंग्स के बारे में पूछने आया है और हम देख सकते हैं कि उसे अनेटार पर सस्पिशन होने लगा है, क्योंकि सेलेब्रिम्बोर जोर देता है कि वो खुद अनेटार से बात करेगा। डूरिन अपने फादर की मैडनेस की बात करता है और सेलेब्रिम्बोर से पूछता है कि वो इस अनेटार के बारे में कितना जानता है। अगले सीन में हम अनेटार को मिर्दानिया से बातें करते हुए देखते हैं और वो उसे बताता है कि जो मॉन्स्ट्रस फॉर्म उसने देखा था वो असल में सेलेब्रिम्बोर था। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है सौरॉन की डिसेप्शन स्किल्स का, जो वो हर उस व्यक्ति के साथ यूज करता है जिससे वो कांटेक्ट में आता है। वो मिर्दानिया की तारीफ करता है, ये कहते हुए कि उसके बाल गैलेड्रियल की याद दिलाते हैं। किताबों में ये वेल नोन फैक्ट है कि गैलेड्रियल के बाल इतने सुंदर थे कि वो 2 ट्रीज की लाइट को रिफ्लेक्ट करते थे, और इसी तरह अनेटार उसे क्वाइट रहने के लिए मना लेता है और सेलेब्रिम्बोर के खिलाफ उसके माइंड में शक के बीज बो देता है। इसके बाद हम वापस न्यूमिनर में आते हैं, जहां फेथफुल का एक ग्रुप शायद पिछले सीजन की लड़ाई में गिरे हुए लोगों के लिए एक मेमोरियल सेरेमनी कर रहा होता है। एलेंडिल एक कैंडल जलाता है, शायद सिंदूर की याद में, लेकिन फिर अनोइंग केमन आ जाता है। न्यूमिनर में वो अपेरेंटली सबसे पुराने श्राइन को गिराकर एक नया एक्वेडक्ट बनाने वाले हैं।
ये फिर से ऐसा लगता है जैसे न्यूमेनोरियन पॉपुलेशन अचानक से फ्लिप कर रही है इन एक्सट्रीम चीजों के साथ। केमिन एलेंडिल को प्रोवोक करने की कोशिश करता है ये पूछकर कि उसे कैसा लगता है कि उसकी बेटी उससे शर्मिंदा है। मुझे यकीन है फरजौन अपने बेकार बेटे पर बहुत गर्व कर रहा होगा। वैसे भी एक ओल्डर मैन एक स्टैचू की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर उसे संरक्षित नहीं किया गया तो जिन आत्माओं के लिए वो रोती है वो खो जाएंगी। ये रेलिक नो डाउट नियना की है जो ग्रीफ और सौरो से जुड़ी वलार है। नियना गंडाल्फ के साथ भी एक बड़ी रोल प्ले करती है जो हमें इस शो में नहीं दिखेगा। स्टूपिड केविन जानबूझकर रेलिक को गिरा देता है, उसे तोड़ देता है और आखिरकार कोई उसे पंच करता है और ये एलेंडिल था। गार्ड्स एलेंडिल को पकड़ लेते हैं और केविन ये सुपर वियर्ड चिन ग्रैब वाला मूव करता है। सीरियसली ये क्या मूव है? डूड ने क्रीपीनेस का नया लेवल छू लिया है। वलंदील उसे एलेंडिल को मारने से रोकता है और कहता है कि किंग्समैन यहाँ वेलकम नहीं है, जो पहली बार है जब हमने ये टर्म सुनी है। किंग्समैन फैक्शन वास्तव में तारन चलिमोन के शासन के दौरान फेमस हो जाती है। खैर वलंदील केमिन से लड़ाई शुरू कर देता है और मुझे कहना होगा जब केमिन का हाथ तोड़ देता है। ये काफी बढ़िया था, लेकिन केमिन एक गिरा हुआ इंसान है और वलंदील की जान बचाने के बाद उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। एलेंडिल को जेल में डाल दिया जाता है। हम वापस रीजन में हैं, जहां अनेटार और सेलेब्रिम्बोर ड्वार्वन रिंग्स के बारे में बहस कर रहे हैं। सेलेब्रिम्बोर कहता है कि ड्वार्वन रिंग्स में कुछ गड़बड़ है, जबकि अनेटार कहता है कि शायद ड्वार्फ्स उन्हें गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। अब बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि कुछ शॉट्स में डोर्स ऑफ ड्यूरिन के स्कीमेटिक्स एक टेबल पर पड़े हुए हैं। सेलेब्रिम्बोर पूछता है कि क्या अनेटार ने ड्वार्फ रिंग्स को बदला है जो उसने बदला था, लेकिन अनेटार झूठ बोलता है कि उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मिलकर उन्हें बदला था। वो कहता है कि उन्होंने इक्वेशन में बदलाव हुआ है क्योंकि सेलेब्रिम्बोर ने गिलगालड को झूठी चिट्ठी लिखी थी। वो कहता है कि या तो सेलेब्रिम्बोर को किंग के पास जाकर कन्फेस करना होगा या फिर उन्हें आगे रिंग्स बनाने की प्लान को बढ़ाना होगा। खजातुम में डुरिन फोर्थ डुरिन थर्ड को मनाने की कोशिश करता है कि उन्हें रिंग्स का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन किंग नहीं सुनता, ये कहते हुए कि उसे अपने बेटे पर गर्व है क्योंकि यही उसके एल्व्स के साथ काम करने की इच्छा थी जिसने उन्हें ये रिंग्स दिलाई और उनका किंगडम बचाया। फिर वो डुरिन को उसकी प्रिंस नेकलेस वापस दे देता है। डीसा डूरिन से वादा करवाती है कि वो कभी भी उन रिंग्स में से एक नहीं पहनेगा और डूरिन उससे वादा करता है कि वो नहीं पहनेगा। हम वापस एरिजियन में आते हैं, जहां सेलेब्रिम्बोर अपने स्मिथ्स के साथ सख्त हो रहा है। वो कहता है कि 9 रिंग्स को पूरे प्रोजेक्ट में बैलेंस लाना होगा, 3 से पावर ड्रॉ करनी होगी और 7 को रिडीम करना होगा। सेलेब्रिम्बोर कहता है कि वो दिन रात काम करेंगे और आप सच में देख सकते हैं कि वो इस सिचुएशन की स्ट्रेस से टूटने लगा है। सेलेब्रिम्बोर के जाने के बाद हम देखते हैं कि अनेटर गुड कॉप बनने आता है ताकि सेलेब्रिम्बोर के बैड कॉप को पूरी तरह अंडरमाइन कर सके। कैमरा हमें एरियाडोर के जंगलों की तरफ लेकर जाता है, जहां हम देखते हैं कि ऑर्क आर्मी एरिजियन के करीब पहुंच चुकी है। एलरॉन्ड गिलगलड को बताने आता है कि ऑर्क्स मॉडर में नहीं है, बल्कि एरिजियन की तरफ बढ़ रहे हैं। गिलगलड कहता है कि उनकी आर्मी भेजना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि सौरॉन इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। उनकी आर्मीज एक साथ अदार और सौरॉन दोनों का सामना नहीं कर सकती, जो थोड़ा अजीब लगता है जब सौरॉन के पास अभी तक कोई आर्मी ही नहीं दिखाई गई। मतलब अभी वाली सिचुएशन और अगर सौरॉन खुद ऑर्क्स की लीड कर रहा होता, उनमें ज्यादा फर्क नहीं लगता। गिलगालाड आगे कहता है कि वो अकेले दोनों का सामना नहीं कर सकते और शायद ड्वार्फ्स की मदद मांगने का हिंट दिया है। एक गेस ये है कि वो नुमिनोर से भी मदद मांग सकते हैं, जैसे बुक्स में होता है, जहां गिलगालड एक अंधेरा महसूस करता है और नुमिनोर की आर्मी आ जाती है। लेकिन ये बैटल ऑफ एरिजियन के बाद होता है, तो कौन जाने, शायद सीजन 3 में देखने को मिले। ऑर्क कैंप में गैलाड्रियल को एक प्रिजन कार्ट में लाया जाता है। जब वो उसे बाहर निकालते हैं तो एक ऑर्क उसके बाल काटने जा रहा होता है, लेकिन अदार उसे रोक लेता है। हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि गैलाड्रियल के बाल काफी सिग्निफिकेंट और सिंबलिक हैं। एक समय था जब उसने फियानोर को मना कर दिया था जब वो उसके बालों की एक स्ट्रैंड मांग रहा था, लेकिन बाद में उसने ड्वार्फ गिमली को अपने बालों की 3 स्ट्रैंड्स दे दी थी। गैलाड्रियल अदार पर चाकू तान लेती है, लेकिन अदार उसे बताता है कि उसने उसे एक पॉसिबल एलाई के रूप में लाया है क्योंकि उनका एक कॉमन दुश्मन है। ये काफी अजीब होगा अगर एक एल्फ ऑर्क्स की आर्मी के साथ मिल जाए।
एपिसोड खत्म होता है मोल्टन मेटल के घूमने के शॉट और अनटार को देखते हुए। तो चीजें अब वाकई क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही हैं, जो एरिजियन के फाइनल बैटल में कल्मिनेट होगी, जो शायद सीजन के लास्ट बिट में दिखेगा। ओवरऑल ये एपिसोड पिछले हफ्ते के एपिसोड के कंपैरिजन में एक अच्छी रिकवरी लगता है। अनसीन वर्ल्ड का कंसेप्ट अब भी थोड़ा अजीब लगता है और काफी हटके है बुक्स से, जहां 16 रिंग्स असल में एल्व्स के लिए बनाए गए थे, ड्वार्व्स और मेन के लिए नहीं। हमें कुछ सॉलिड एनेटार और सेलिब्रिम्बोर मोमेंट्स मिल रहे हैं। नूमेनोर में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि फेथफुल वर्सेस किंग्समैन को हाईलाइट किया जा रहा है। कभी कभी लगता है कि ये स्टोरी इतनी जल्दी क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है बिना प्रॉपर बिल्डअप के। फिर भी केमन का कैरेक्टर कुछ पर्पस सर्व करता दिख रहा है और मुझे लगता है कि एलेंडेल, मिरियल और फाराजॉन का ट्राइफेक्टा कुछ पावरफुल सीन्स दे सकता है अगर शो उनको मौका दे। इन एक्टर्स में डेफिनेटली वो ग्रेट मोमेंट्स देने की कैपेबिलिटी है। थोड़ा वियर्ड लगा कि ड्यूरिंग थर्ड अपनी प्रजा और दूसरे ड्वार्वन किंगडम्स पर हेवी टैक्स लगा रहे हैं। ये कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो? क्या आपको ये पिछले हफ्ते से बेटर लगा? आप ड्वार्वन रिंग्स, नूमेनोर और 9 के आगे बढ़ने के बारे में कैसे फील कर रहे हो? कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way.